भारत ने शुरुआत के 4-5 दिन तक कॉन्डोलेंस नहीं दिया, कोई श्रद्धांजलि नहीं दी खamenei की मौत के बाद। वो हेड ऑफ स्टेट थे आखिर में। बिल्कुल। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट निकाल देते तो अच्छा लगता सारे ग्लोबल साउथ को। स्कूली बच्चों की डेथ को कंडेम नहीं किया गया। वारशिप था आयरस्तेना के ऊपर जो अमेरिका ने अटैक किया और टॉर्पीडो से जिसको डुबाया गया, जिसमें कि 70-80 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। जिस जगह पर उसको निशाना बनाया गया वो युद्ध का क्षेत्र नहीं था, शांति वाला क्षेत्र था, जहां सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, यूएई ने ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए थे अमेरिकन इंटरसेप्टर्स और अमेरिकन डिफेंस के लिए। जब ये वॉर हुई तो किसने उनको देखा? अमेरिका बिजी हो गया सिर्फ इजराइल के साथ। तो ये देश अब कह रहे हैं कि अमेरिका डिड नॉट प्रोटेक्ट अस। एक रिफाइनरी पे हमला हुआ था, वो ईरान ने नहीं किया, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था इजराइल का, ईरान ने नहीं किया था। ये फिर बाल्कनाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं जो इन्होंने इराक में किया था, कुर्दिश को पैसे देके और हथियार देके। किसिंजर ने कहा है और वो बार बार लोग कहते हैं कि अमेरिका का दोस्त, एनिमी बनना खतरनाक चीज है, पर दोस्त बनना और भी खतरनाक है। टर्की जैसा देश, ठीक है, इस वक्त क्योंकि ईरान से, इजराइल से इस तरह की बातें आ रही, उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अब वो कह रहे हैं इजराइल, टर्की इज न्यू ईरान, न्यू ईरान, राइट। वो तक बैलेंस करके चल रहा है अपने सारे उसको, क्योंकि वो वहां पर है स्ट्रेटेजिकली और जियोग्राफिकली भी वहां पर है, वो बैलेंस करके चल रहा है। आप इजराइल से रिश्ते रखें, किसने मना किया? लेकिन सिर्फ उससे रखें, और फिर अभी जाना भी जरूरी नहीं था। ठीक है, आप 2017 में गए, उसके अलग कम से कम इस वाले मामले में तो ऐसा लग रहा है कि आपने पक्ष ले लिया। आप एक दिन पहले जा रहे हैं और अगले दिन 2 दिन पहले। और अतुल, आप ये देखिए, ये सब गाजा के बाद हुआ। इस समय इजराइल से कोई प्रॉक्सिमिटी बनाना नहीं चाह रहा, और बेंजामिन प्रॉपर जेनोसाइड हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा। आज की चर्चा में जब हम अपने साथियों के साथ यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, हृदेश, आनंद और शार्दुल, ये लोग आज हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे, उनका मैं परिचय करवाता हूँ। अनुराधा चिनॉय, जो कि इस समय ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम चर्चा में आपका। और जैसा कि हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों के विशेषज्ञ हैं, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की प्रोफेसर रह चुकी हैं, फ़िलहाल ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो कुछ चल रहा है, ईरान और ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका के हमले, तो एक मोटी मोटा जो अब तक इस मामले से जानकारी निकल कर आई है, उसके मुताबिक करीब 1200 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। और हम जो बातचीत करेंगे उसमें उसके तमाम पहलू हैं, लेकिन मैं अभी इसको भारत के नज़रिए से थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि भारत के नज़रिए से इस लड़ाई में जो फजीहत भारत की हो रही है उसको हम कैसे देखें। भारत की विदेश नीति में एक बहुत मेजर, बहुत व्यापक बदलाव चेंज दिख रहा है, और जो कि इसके लगातार जो इसका जो कंटिन्यूएशन तो विदेश नीति का, उससे एक बहुत बड़ा मेजर डिपार्चर दिख रहा है। तो इसको आप इसकी कैसे व्याख्या करेंगी? तो हमारा रुख बिल्कुल एक तरफा लग रहा है, एक टिल्ट टुवर्ड्स अग्रेसर्स, जो अमेरिका और इजराइल है। और ये किस तरीके के अग्रेसर्स थे? एक तो अभी हाल में 3 साल से वहां जेनोसाइड चल रहा है फिलिस्तीनी गाजा में। वहां के हाल सारी दुनिया ने देखे हैं कि ब्राउन लोगों पे, अरब लोगों पे कैसे एनहाइलेट किया जा रहा है। उसमें इंडिया ने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी उन्होंने भाग लिया है, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट्स में ये बोला है कि ये इस तरीके का जेनोसाइड, मैस मर्डर नहीं होना चाहिए। हमारा ये पुराना पोजीशन है, मतलब 50 टाइम हम लोगों ने वोट किया होगा कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन है। और अभी नॉन अलाइन मूवमेंट की मीटिंग में भी और उनकी स्टेटमेंट्स में भी हमने ये बोला है, ब्रिक्स की मीटिंग्स में भी हमने ये बोला है। पर अचानक हम लोग इतने करीब हो गए हैं इस 2 रिजीम्स के साथ कि हमारा मुंह बिल्कुल बंद हो गया है। और अब ये देखिए,
रूस के साथ हमारी कितनी पुरानी पार्टनरशिप है। जब जब भारत में प्रॉब्लम हुई है, चाहे जब 1970 वॉर अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट भेज दिया इंडिया को थ्रेटन करने, वो पुरानी बात हो गई बांग्लादेश की। जब भी चीन के साथ प्रॉब्लम हुई है, रूस ने सपोर्ट किया। हमारी जब तेल की प्रॉब्लम थी, उन्होंने डिस्काउंटेड रेट पे तेल दिया। हमने भी रूस की मदद की है बहुत, ये नहीं कि ये एक तरफा है। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है बार बार कि हमने अलाउ कर दिया है इंडिया को तेल लेने के लिए, क्योंकि उनको मुसीबत है। क्या हम किसी के लिए कि अब हर वक्त हर चीज में उनकी अग्रीमेंट के लिए वेट करेंगे कि वो अलाउ करें? हाल में बार बार प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे थे कि मैंने ये पाकिस्तान इंडिया युद्ध सुलझाया है। क्या इंडिया अब उनको अलाउ करेगी कि वो हमारे जो भी बायलैटरल इशू है उसमें उनसे परमिशन लेनी होगी? ये मैं बस हाइपोथेटिकली पूछ रही हूँ, क्योंकि ये हुआ है। कल से यही चर्चा हो रही है सारे इंटरनेशनल चैनल्स में और अमेरिकन चैनल्स में। वो कह रहे हैं देखिए हम इतने अच्छे सॉवरेन हैं, हम इंडिया को अलाउ कर रहे हैं। और वो हर इसका मतलब आप समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से कॉन्टिन्यूटी और जो चेंज है या कॉन्ट्राडिक्शंस, विरोधाभास जो हैं वो नीति में, इसी विदेश नीति में इस तरह के विरोधाभास जो है चेंजिंग रियलिटीज़ के साथ आते हैं। तो अब 1-2 साल पहले हम पे लगाया जा रहा था ये आरोप कि रूस से मामले में हम बहुत हट्टी हो गए हैं कि तेल जो है रूस से हम लेंगे ही लेंगे। अब पिछले 5-6 महीनों में ये हो गया कि नहीं, हमने उस पर ये कर दिया। तो जैसे वेस्ट एशिया के प्रति भारत का जो परसेप्शन है वो समय के साथ बदला है। वेस्ट एशिया की रियलिटीज़ भी जो हैं पिछले 6-7 दशकों में बदली हैं। और जैसे इज़राइल के साथ ही हमारा जो संबंध है वो, उस पे जो हमारा परसेप्शन है वो कई वर्षों में बदला है। कई बार वो ओवर्ट और कवर्ट का भी रहा है। यह सरकार जब आई तो शुरुआत में एक चीज़ है कि 2017 में पहली जो स्टैंड एलोन विज़िट जो है इज़राइल में प्रधानमंत्री ने की, और 2018 में ये एक तथ्य है कि वो बैलेंसिंग एक्ट करने में 2018 में जो है पैलेस्टीन गए, और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो पैलेस्टीन गए थे। तो स्टैंड एलोन विजिट में मतलब कि वो उससे संबंधित नहीं था। तो बैलेंसिंग एक्ट है वो गलत साबित हुआ होगा। कई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उसमें होंगे जो कि बाद में रीअलाइन हुए होंगे। तो मैं इस पर, मेरी कोई स्पष्ट ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि इस पर यही बात सही है या यही बात गलत है। कई विरोधाभास जो है चेंजिंग रियलिटीज़ के कारण भी विरोधाभास लगते हैं। कई कंसिस्टेंसी नहीं आती है कई बार। ठीक बात। जो इस सरकार की अब जैसे बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट है ना, जो इन्होंने कदम उठाए उसके कई नतीजे अब हमें दिख रहे हैं कि वी फील आइसोलेटेड। और एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा, और कितने लंबे समय से इस बारे में पढ़ने के बाद भी भारत कभी भी ऐसा नहीं लगा कि रीढ़ नहीं थी। हाँ, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, हमारे पास सुरक्षा की कमी थी, अजीब दिक्कतें थी, लेकिन एक कंटिन्यूटी जो जिसे आनंद कह रहे थे, मैं उसे कहता हूँ एक मॉरल रीढ़। कुछ चीज़ों पे आप स्टैंड ले रहे थे, एक तरह से पास के फ़ायदे से पहले दूर का नुकसान सोचने वाली बात। आप इजराइल से रिश्ते रखें, किसने मना किया है, लेकिन सिर्फ उससे रखें। और फिर अभी जाना भी ज़रूरी नहीं था। ठीक है, आप 2017 में गए, उसके अलग उसका अलग पटल है, उसके अलग एंगल हैं, लेकिन अब जाना कम से कम इस वाले मामले में तो ऐसा लग रहा है कि आपने पक्ष ले लिया। आप एक दिन पहले जा रहे हैं और अगले दिन 2 दिन पहले। और अतुल आप ये देखिए, ये सब गाजा के बाद हुआ। इस समय इजराइल से कोई प्रॉक्सिमिटी बनाना नहीं चाह रहा, और बेंजामिन रॉपर जेनोसाइड हुआ है। नेतन्याहू को साउथ अफ्रीका ने आगे रख के कन्विक्ट किया है एज अ वॉर क्रिमिनल, जेनोसाइड के लिए। ये सारे काम हो चुके हैं, तो अभी जाना आवश्यक नहीं था। इकोनॉमी के हिसाब से देखते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से देखते हैं, भारत के लिए बहुत बड़ा संकट एक दरवाजे पर आके खड़ा हो गया है। वो संकट ये है कि भारत की जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो मैक्सिमम बाहर से हैं, ऑयल सिक्योरिटी भारत की,
और बाकी जो फॉसिल फ्यूल का है वो भी काफ़ी हद तक बाहर से है। अभी ईरान के साथ जो भारत की स्थिति होगी, मुझे इस बात में नहीं लगता कि ईरान चाइना को, रशिया को अगर थोड़ा सा रिबेट दे भी दे, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया की ओर आने वाले ईंधन को छूट देगा इस तरह से। तो अब दो तरीके हैं, या तो आपका वहाँ से ईंधन ही नहीं आए, जो आपके सारे देश जो वहाँ पर हैं, सऊदी अरेबिया है और दूसरे कंट्रीज़ वहाँ पर से जो सारा, तो वो सारा उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आना है। तो अगर वो या तो उसकी इजाज़त से आए, अंडरस्टैंडिंग से आए, या नहीं आएगा तो बहुत बड़े प्रीमियम, बहुत बड़े इंश्योरेंस प्रीमियम पे आएगा। कोई अपना जहाज लेके क्यों आएगा, वो इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यानी वो आपकी एनर्जी बहुत महंगी होने जा रही है। एक कैलकुलेशन है कि $70 था इस लड़ाई के शुरू होने से पहले, ब्रेंट क्रूड $70 पर बैरल। अगर $1 बढ़ता है तो भारत के लिए 2 बिलियन, उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, मैं 100 का $1 मान के चल रहा हूँ, रफली 92 तो आज पहुंच गया है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए 100 मान रहा हूँ, तो 200 से मल्टीप्लाई, 200 बिलियन रुपीज में आपको एक्स्ट्रा प्रेशर विदेशी मुद्रा का पड़ रहा है अगर $1 बढ़ता है। हाँ, लेकिन अभी तो 80 को क्रॉस कर गया है, 84 हो गया। ये तो हुआ साइड केवल फ्यूल के बढ़ने से। अब देने के लिए विदेशी मुद्रा जो आएगी, भारत के 40% रेमिटेंसेस जो लोग बाहर से भेजते हैं वो गल्फ से आते हैं। गल्फ के देशों में जो लोग रहे हैं वो कितना वहां काम कर पाएंगे और कितने दिन रहेंगे, वो मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें कोई आलोचना की दृष्टि से, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ कि जो सामने दिखाई दे रहा है वो एनर्जी सिक्योरिटी भारत के लिए बहुत बड़ा। मैंने अभी एक वीडियो किया है जिसमें भारत की अपने ग्रिड की इनफ्लेक्सिबिलिटी ये है कि भारत का जो सोलर पावर है उसको भी यूज नहीं कर पा रहा है। भारत की बहुत हद तक कोयले पे और तेल पे और गैस पे टिकी हुई इकोनॉमी, तो वो एक बहुत बड़ा संकट है जिसको हम कैसे डील करेंगे आने वाले दिनों में। ये भारत के नीति नियंता जो है, रणनीतिकार, वो इस पर बिजी होंगे सोचने में। आप देख रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री हमारे कुछ दिन पहले इजराइल के दौरे पर थे और उन्होंने वहाँ पर मदरलैंड और फादरलैंड का जिक्र किया। यहाँ पर न्यूज़ लॉन्ड्री ने उनसे सीख लेते हुए, उनकी शिक्षाओं को एक्सेप्ट करते हुए एक नया सब्सक्रिप्शन अभियान शुरू किया है, जो कि न्यूज़ लॉन्ड्री के उन खास दर्शकों और श्रोताओं के लिए है जो इस अभियान से, न्यूज़ लॉन्ड्री के इस कैंपेन से फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर पत्रकारिता का जो फादरलैंड है और जो पत्रकारिता का मदरलैंड है, आप किसी को रख सकते हैं उसमें, न्यूज़ लॉन्ड्री को और द न्यूज़ मिनट को। और इन दोनों के साझा सब्सक्रिप्शन में हमारे अगले कुछ दिनों में जो छूट मिलने वाली है आपको, वो 15% की छूट है। तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं और बदले में आपको मिलेगा न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट दोनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ। तो न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ मिनट के इस सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि हमें आपके मदद की भी ज़रूरत है। पत्रकारिता को विज्ञापन के चंगुल से निकालने में भी आप ही मदद कर सकते हैं। और हमारा दूसरा एनएल सेना प्रोजेक्ट भी चल रहा है एक, जो कि बनारस में जो सुंदरीकरण के नाम पर बुलडोज़र की बड़े पैमाने पर जारी कार्रवाई है और जो शहर के पुराने स्वरूप को बदलने की और उसे एक चकाचक रंग रोगन से युक्त एक नया आधुनिक शहर बनाने की कवायद है। उसमें कहीं पुरानी, कहीं जो हमारा अतीत है, जो हमारी विरासत है, वो ख़त्म हो रही है या बढ़िया कुछ हो रहा है, बदलाव अच्छा है या बुरा है, इन सब चीज़ों की पड़ताल करती हमारी एनएल सेना प्रोजेक्ट को मदद करे, जो कि बनारस काशी में बुलडोज़र। इसको आपके मदद की ज़रूरत है। और पत्र ज़रूर लिखें। इस हफ्ते न्यूज़ लॉन्ड्री की चर्चा में किसी भी सब्सक्राइबर का कोई पत्र नहीं आया है, तो इससे हमें बड़ी निराशा हुई है। आपके पत्र हमें ज़रूर मिलें। मैंने बार बार आपको बताया, इसका तरीका बहुत आसान है, www.newslaundry.com/podcast/letters। इस पर आप ज़रूर अपने पत्र में भेजें, या फिर दूसरा बहुत आसान तरीका है podcasts@newslaundry.com पर आप सीधे हमें मेल कर दें। तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि पिछले 20-21 साल से लगातार बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए थे, और उन्होंने लालू यादव का युग समाप्त होने के बाद बिहार की राजनीति पर एक बड़ी छाप छोड़ी, एक बड़ा हस्ताक्षर बनकर उभरे। उन्होंने अब बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने का फैसला किया है, और इस बाबत उनका एक स्टेटमेंट कल आया जो कि सोशल मीडिया पर था, और उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई। उसमें जेडीयू में नीतीश कुमार ने अभी तक कोई लाइन ऑफ सक्सेशन डिक्लेयर नहीं की। जो उत्तराधिकार का प्रश्न है, जेडीयू के उत्तराधिकारी कौन होंगे, वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। उनके बेटे उस तरह से राजनीति में कभी सक्रिय नहीं रहे आज तक। दूसरा कौन होगा, कभी अलग अलग समय पे अलग अलग नाम आते रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई नाम बहुत आगे तक नहीं जा पाया। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है। इन्होंने अपना जो है
क्षेत्रीय पार्टी में एक थोड़ा अलग तरह की पार्टी ये है कि इन्होंने अपना जो सक्सेशन तय नहीं किया कि हमारा जो सक्सेशन कौन होगा। इर्द गिर्द जो पिछलगुआ नेता कुछ लोग होते हैं उन्होंने ही ऐसा लगता है कि पार्टी पर कब्जा कर रखा है, और चूँकि वंशवादी राजनीति में नहीं आए उसका एक तरह से पार्टी को खामियाजा भी अभी भुगतना पड़ रहा है। वो एक स्वस्थ परंपरा है, लेकिन एक मतलब पार्टी संगठन के तौर पे उसके नकारात्मक पक्ष भी अभी दिख रहे हैं। एक लाइन ऑफ सक्सेशन अपने परिवार से नहीं, लेकिन उन्होंने लेकिन एक वैकल्पिक नेतृत्व तैयार कर सकते थे। उन्होंने एक दो बार कोशिश भी की आरसीपी सिंह को लेके, प्रशांत किशोर को लेके, लेकिन सफल नहीं हुए। और मेरे ख्याल से भाजपा के पास अभी भी एक दुविधा है कि वो जो एक मिसिंग सोशल कोएलिशन जो है वो अभी भी भाजपा के पास नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बनकर फिर उन्हें जो है 2030 का चुनाव नहीं लड़ना है। तो जेडीयू को पूरी तरह दरकिनार करके क्या भाजपा में यह आत्मविश्वास है कि 2030 में अपने बल पर और जेडीयू को पूरी तरह से असंतुष्ट कर या तोड़ कर या वो जीत जाएंगे? ये भी है कि वो वोटर वर्ग उनके पास है कि नहीं है। बीजेपी के लिए जो उसका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है हमेशा से एक आंखों में किरकिरी रहा है। ये 2 स्टेट जो मिला के लगभग झारखंड के साथ इन्हें 100 सीटें देते हैं, बंगाल, झारखंड और बिहार। ये इनका जो सेंट्रल और नॉर्थ का जो पूरा एक मैप है ना उसको कंप्लीट नहीं करता। जैसे वो जिक्सॉ पजल में 3 स्टेट रह जाते हैं। छत्तीसगढ़ तो चलो अब आ गया है पास में, मध्य प्रदेश तो बढ़िया से आ गया है, उड़ीसा में पहुंच गए हैं, लेकिन इनको लगता है जो क्लीन स्वीप था, जैसे 100 + 100 200 का इतना बढ़िया इनका बनता है वो नहीं बन पा रहा था। और फिर अगर गुजरात मध्य प्रदेश को मिलाते हैं तो आराम से 270 200। तो इसमें चीफ मिनिस्टर जब आपके पास होता है तो चुनाव अलग ही तरीके से उस स्टेट में होता है, मशीनरी आपके पास होती है। तो अब इसमें पूरी तरह से जो है अब उनके पास उन्हें ऐसा लगता है, और ये बहुत स्मूथ हुआ है, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है। तो अब इसको आगे रक्तहीन क्रांति है। हाँ, तो अब इसको आगे ऐसे ही देखना होगा कि धीरे 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 जो उनकी पार्टी है उसका कैसे वो होती है, एक जैसे बोरी को एक चूहा काटता है ना, उससे अनाज कैसे वो लोग निकलते हैं और कैसे बीजेपी मजबूत होती जाती है। और जो बात का आप लोगों ने दोनों ने इशारा किया कि लोगों के दिमाग में ये बात हमेशा से रहनी चाहिए, उसका नीतीश के प्रति सहानुभूति की, नीतीश को खत्म करके ये पार्टी खड़ी हो गई, ऐसा न लगे। ये बीजेपी की कामयाबी होगी। कल जिस तरह से जो फोटो आई है अमित शाह के साथ, अमित शाह बैठे हैं, सम्राट चौधरी बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल आम सहमति सब हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।